नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर रूस के कजान शहर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर एक तरफ पुतिन के साथ मित्रता नजर आई, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात, तो वहीं युद्ध के बीच शांति का संदेश। जाहिर बात है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के इस मौके पर एक जमी हुई बर्फ को पिघलाने की एक सार्थक कोशिश जरूर नजर आई है, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दो टूक ये साफ कह दिया कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस ब्रिक्स दौरे को रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता था, उसकी मंशा जमीन पर आकर एक बार फिर से गिरती हुई नजर आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या रहे प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही आज इसी पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। और पहला सवाल आज की हेडलाइन के साथ ही, क्योंकि आज की हमारी शो की हेडलाइन है नमो आर्किटेक्ट ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इसके मायने जरा समझा दीजिए। लुक एट दिस फोटोग्राफ पूर्णिमा। यस सर। नरेंद्र मोदी, शी, पुतिन। यह तस्वीर सचमुच चौंकाने वाली है, आग लगाने वाली है, एक नई दुनिया की ओर इशारा करने वाली है, एक नई पॉलिटिक्स की ओर इशारा करने वाली है, एक नई डिप्लोमेसी को संसार में लाने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो घटना हुई वहाँ पे, इससे भारत जो है एक स्ट्रेटजिक पोजीशन में आ गया है इन राष्ट्रों के बीच में। कुछ लोगों ने ये कहा वहाँ पे कि आज की ये जो नई है, नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें एक ताज़ी हवा का झोंका है नरेंद्र मोदी। सो नाउ अंडर लीडरशिप वी फील ए प्राउड नेशन, ए प्राउड कंट्री। जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर का हम जिक्र कर रहे हैं, उससे सर वेस्ट परेशान क्यों नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। आप देखिए, कंट्रोल कम होगा, डोमिनेंस कम होगी। और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के दो टारगेट हैं हमेशा से, एक तो रशिया को कमज़ोर करना और चीन के विस्तारवाद को रोकना। एंड इंडिया इज़ ए बैलेंसिंग फैक्टर। अब भारत जब एक तरह से वहाँ खड़ा हो जाता है जाके, और वास्तव में ये गठबंधन आगे जाके शक्ल लेता है, इफेक्टिव अलायंस के रूप में है, तो अमेरिका की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। वहाँ पे व्यापार की दृष्टि से आप देखिए, इन लोगों का व्यापारिक अगर टोटल जीडीपी का देखा जाए तो 15 ट्रिलियन डॉलर है, और उनका देखा जाए अमेरिका का तो 27 है। को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-4 साल में गैप पूरा हो सकता है। तो अमेरिका की चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है कि कहीं ये राष्ट्र तीनों इकट्ठा मिलकर के ऐसी पोजीशन नहीं बना लें कि अमेरिका स्ट्रेटजिकली वीक हो जाए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है उस सारी कन्वेंस के अंदर अमेरिका कहीं वीक नहीं हो जाए, ये चिंता अमेरिका के चेहरे पर। अमेरिका के साथ साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसके साथ साथ जो फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, और ये जो देश हैं वहाँ पे, उनके माथे भी चिंता की लकीरें हैं। तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। सर, क्या ये सच है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में प्रधानमंत्री मोदी मल्टी अलाइंड नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की, या फिर कह सकते हैं भारत की, सबको ज़रूरत है? यह विचित्र किंतु सत्य है। आप किसी गुट में हैं भी नहीं, किसी सैन्य गुट में नहीं हैं, किसी अलायंस में नहीं हैं, लेकिन हैं भी सही। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अलाइन हो जाते हैं, और अपनी ज़रूरत नहीं के हिसाब से आप मल्टी अलाइंड भी कहलाते हैं। तो बहुत अद्भुत है ये कहते हैं ना कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को केवल नरेंद्र मोदी मैनेज कर सकते हैं, और वो मैनेज कर रहे हैं इसको। आप देखिए, क्योंकि उनके जो बेसिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो है इंडिया फर्स्ट और राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो राष्ट्र हित के हिसाब से हम मल्टी अलाइन हो जाते हैं, और जब चाहे जब नॉन अलाइन हो जाते हैं। एंड ही सक्सेसफुली डूइंग दिस टाइट रॉप जिसे कहते हैं, अभी सफलतापूर्वक कर रहे हैं वो। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। सर, क्या आप इस आकलन से सहमत हैं कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के 3 हीरो हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग चीन के? अब एक्चुअल देखा है, असली हीरो तो नरेंद्र मोदी है। आकर्षण का केंद्र वहाँ नरेंद्र मोदी थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था। शी से मिलने वालों की संख्या बहुत बहुत कम, बहुत रिजर्व। पुतिन से मिलने वालों में कोई आकर्षण नहीं खास। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में कहो, या कुछ ऐसा एक बन गया है संसार में, एक चित्र, एक ऐसा फ्रेम बन गया है, हर कोई नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस एंड स्ट्रैटेजिक फेस एट रशिया, जो जहाँ पे ये हुआ ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि रियल हीरो ऑफ कोर्स वाज नरेंद्र मोदी, स्ट्रैटेजिक हीरो नरेंद्र मोदी। एब्सोल्युटली। सर, आखिर रूस यात्रा से वापस लौटने के बाद में इतने प्रफुल्लित और उत्साहित क्यों नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? ऑफ कोर्स भारत का ब्रांड मजबूत हुआ है, इंडिया का ब्रांड मजबूत हुआ है, नरेंद्र मोदी का ब्रांड मजबूत हुआ है, और इसके साथ साथ भारत का रुतबा बढ़ा है। भारत जिसे कहते हैं ना, ठसका कहते हैं, वो बढ़ा है, उसकी रेलेवेंस बढ़ी है संसार में। और इसीलिए रूस जाकर जब प्रधानमंत्री लौटे तो निश्चित तौर पे उनका प्रसन्नचित्त और होना स्वाभाविक है, बिल्कुल जो है ये। तो निश्चित तौर पे उपलब्धि के साथ लौटे हैं।
देश की गरिमा के साथ लौटे हैं जिसे कहते हैं, और भारत का जो ब्रांड है उसे और मजबूत करके लौटे हैं, तो खुश होना, प्रफुल्लित होना स्वाभाविक है उनका। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी आस्था हल्के फुल्के संबंधों में नहीं है, इसके मायने क्या? ये कनाडा में जो खटास आई थोड़ा सा, उसके रेफरेंस में था कि क्या छोटी छोटी बातों को आप उठाते हो। वी मस्ट बिलीव इन बेसिक ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, उनका कहना ये है। बेसिक जो भरोसा और जो विश्वास है या जो विश्वसनीयता है वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो उस एंगल से उन्होंने कहा है। और वैसे भी यूनिवर्सल बात है, वी मस्ट हैव बेसिक क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, दिस इज़ ऑल जो उन्होंने कहा। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया घटित हुआ जब बैठक चल रही थी और पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। आखिर क्या कहना चाहते थे पुतिन? दिस शोज़ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन मोदी, ए फ्रेंड, ए लीडर, एक तरह से जो है तो भरोसा है विश्वास का, और कंफर्ट लेवल को इंडिकेट करता है उनका कहना कि हमारे रिश्तों को अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मोदी ने सुना तो वो भी खिलखिला के हंसे, वहाँ पे बात थोड़ा ऐसी थी। और अफसर जो साथ जाते हैं, विदेश मंत्री जो गए थे साथ, वो सब प्रभावित होते हैं कि व्हाट ए रिलेशनशिप, व्हाट काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल वेवनेस दोनों के बीच में जो है, तो उसी का एक प्रतीक है ये, दैट्स ऑल। सर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कैमरून, उन्होंने हालिया में एक बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भारत के भविष्य के लिए एक क्लैरिटी है, विजन है, स्पष्टता है, तो उसको कैसे देखते हैं? वो सही कहा उन्होंने। इसका मतलब ये है कि नाउ वी हैव वन मोर मोदी भक्त इन ब्रिटेन। इसका आप यूँ कह सकते हैं कि वहाँ भी उस लेवल पे भी लोग अब मोदी प्रशंसक या मोदी एडमायरर की कैटेगरी में आने लगे हैं। बात सही है। आज देखिए 2047 का ग्राफ उनके सामने है, इस 5 साल का ग्राफ उनके सामने है, 125 दिन का ग्राफ उनके सामने था। तो उनके सामने सारे ग्राफ रहते हैं, क्लैरिटी है उनके विज़न के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो है, प्लानिंग में क्लैरिटी है उनकी। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि मोदी हैज़ ए विज़न फॉर ए लॉन्ग टर्म इंडिया, फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द कंट्री। सर, प्रधानमंत्री मोदी के रशिया जाने से पहले अचानक इंडिया और चीन में बात कैसे बनी, इसकी क्या है इनसाइड स्टोरी? और इसके साथ ही आपको क्या लगता है जो भूमिका है डोभाल की, जयशंकर की और मिस्त्री की, वो इसमें प्रमुख रूप से क्या एक तो आम इम्प्रेशन है कि अचानक कैसे हुआ, हमें भी लगा था, पर ये अचानक नहीं था। ये 4 साल का होमवर्क था, नरेंद्र मोदी का विज़न था, नरेंद्र मोदी की जिसे कहना चाहिए कि लीडरशिप थी, और उसी का परिणाम था ये। और आप कुल मिला के अगर देखते हैं आप, तो मैंने पढ़ा कहीं कि 21 बैठकें हुई जी आर्मी कमांडर्स के लेवल पे, 17 बैठकें जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे वहाँ पे हुई। तो बहुत बड़ा होमवर्क था इसके पीछे, और जाकर के हुआ। और जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं, तो ऑफकोर्स जयशंकर गए थे न्यूयॉर्क, फिर जेनेवा गए थे। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ लद्दाख में जो सेनाओं के पीछे हटने का जो इशू है वो 75% हमने सॉल्व कर लिया है। इंडिकेशन उन्होंने उसी दिन दे दिया था उसको। डोभाल तो देखिए ऑल इन वन है, जी राइट अंडर द लीडरशिप, डायरेक्ट लीडरशिप एंड डायरेक्ट सुपरविजन नरेंद्र मोदी जो है वो रशिया में मिले पुतिन से। अब ग्राउंड में क्या है ना कि बैक रूम में भी कभी कभी रोल होता है, तो पुतिन का रोल आप इनकार नहीं कर सकते। इस बात से जो है फॉरेन सेक्रेटरी बहुत क्लियर माइंडेड हैं, उन्होंने भी यही कहा उस दिन कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट द ट्रस्ट, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता जो है। तो निश्चित तौर पे इन सब का एक रोल था, ये अचानक नहीं था, वेल थॉट स्ट्रैटेजी थी। 4.5 साल के नरेंद्र मोदी विदेश मंत्रालय अफसरों की इन सब की मेहनत का एक परिणाम था। सर, आखिर कितना वक्त और लगेगा जब दोनों देशों की सेनाएं वापस अप्रैल 2020 की जो पोजीशंस थे वहां पहुंच जाएंगी? और सर, एक और फैक्टर जो चौंका भी रहा शायद कि मिलिट्री डिटेल्स किसी भी पक्ष की तरफ से जारी नहीं की गई समझौते से जुड़ी हुई, इसका क्या कारण? इसमें 2 बातें हैं, कितना समय लगेगा ये लोगों की विल पे डिपेंड करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी काउंट्स। और इस बार ऐसा लग रहा है कि चाइना की नीयत ठीक है, या जो इरादा है वो ठीक है। आज ही मैंने देखा कि जो 2 कंट्रोवर्शियल पॉइंट थे उधर लद्दाख की तरफ जो है, डमचौक और देवसांग जो है, वहाँ से विड्रॉल शुरू हो गया आज से ही, और 28-29 तक वो पूरा हो जाएगा। मिरेकुलस मूव ऑफ चाइना जिसे कहना चाहिए। तो लगता है चाइना इस बार ईमानदारी से काम कर रहा है। तो थोड़े दिनों की बात है, आई थिंक विदिन ए मंथ और सो पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आर्मी चीफ ने कहा है ना कि खाली साइन होने से या 2 जगह हटने से पूरा नहीं होगा ये जो बेसिकली इसके 3 हिस्से उन्होंने बताए हैं कि डिसएंगेजमेंट आप करेंगे, डी एस्केलेट करेंगे और डी इम्पेंडिंग आप वो करेंगे। तो शुरुआत है उसकी, तो शुरुआत उत्साहजनक है, ऐसा माना जाना चाहिए। विदिन ए मंथ और सो जो है ये इसके परिणाम आने चाहिए। और सर, इसी के साथ में एक जो सवाल आता है वो ये भी कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर डील हुई है और इससे जो रिश्ते बने हैं, ये रिश्ते आखिर कितनी दूर तक जाएंगे? ये उनकी नीयत, इंटेंशन, उस पर डिपेंड करता है।
अभी तो एक अच्छा संकेत आया है कि जैसे इन दो स्थानों से कंट्रोवर्शियल जगह थी जहाँ झगड़ा हुआ था, इनसे विड्रॉल का प्रोसेस एक तरह से शुरू होने की बात आ रही है। इट्स ए गुड साइन। और बाकी क्या है कि डिपेंड करेगा किसकी नीयत कैसे है। बेसिकली चाइना की, भारत की नीयत तो बिल्कुल क्लियर है। भारत तो रिसीविंग एंड पे रहा है इस केस में, दैट वे देखा जाए तो जो है, तो उनकी नीयत पे डिपेंड करता है। और पहले चूंकि जिस तरह की बातें हुई जिससे नीयत पे सवाल खड़े होते हैं एट टाइम्स, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए इसके अंदर कि सब कुछ ठीक होगा, कंस्ट्रक्टिव माइंड से होगा। जो चाइना ने कहा है और जो उन्होंने कहा है, खुद जो शी ने कहा है कि चाइना विल इम्प्लीमेंट द डील विच इज़ एम्ड एट सोल्यूशंस, क्लैरिटी उन्हें माइंड के अंदर, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक दिशा में काम होगा और कोई डिसअपॉइंटमेंट इसमें नहीं आना चाहिए। सर, भारत चीन के बीच जो बॉर्डर डील हुई उसमें क्या नरेंद्र मोदी के मित्र पुतिन का भी कोई रोल है? ऑफ कोर्स रहा होगा। उन्होंने चाइना को समझाया होगा अन्य फैक्टर्स के अलावा कि समय ऐसा आ रहा है, अमेरिका को थोड़ा सा अगर साइड लाइन करना है तो भारत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और पुतिन वैसे भी क्या है कि नरेंद्र मोदी के आभा मंडल से बहुत प्रभावित हैं, तो आई एम श्योर कि समथिंग हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन द टू। और भारत के दोस्त हैं और देखा जाए लार्जर इंटरेस्ट में तो तीनों के हित में हैं। तो ये बात पुतिन ने शायद समझा दी होगी शी को, उनको कन्विंस कर दिया होगा। आई सर्टनली सी पुतिन रोल इन दिस डील। सर, भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ वो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रमाणित कर दिया है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए भी हो सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है। पहली बार मैं देख रहा हूँ इतने सालों में कि एक प्रधानमंत्री या एक लीडर, ग्लोबल लीडर जैसा आप कहिए नरेंद्र मोदी को, जो लोग भाषण देते हैं उन्होंने भाषण को जो है रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। ये भाषण का विषय था कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति करना चाहिए, अहिंसा में रहना चाहिए, गांधीवादी रहना चाहिए, बुद्ध का देश है, सब बातें थी। फर्स्ट टाइम उसको एक्शन में कन्वर्ट किया नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले तो चाइना केस आपके सामने है। चाइना में अगर आप लड़ लेते उस समय हैं तो क्या होता? चलो कुछ आप उनको ठोक देते, कुछ वो आपको ठोक देते। कम से कम 2 साल के लिए आपका 2047 का एजेंडा है ना डी रेल हो जाता, आपकी सारी इकोनॉमी डी रेल हो जाती, क्या होता? और लड़ाई तो बिल्कुल तैयार थी। जहाँ 20-20 लोग मर रहे हैं उनके 45 लोग मर रहे हैं, इससे ज़्यादा कन्फ्रंटेशन कन्फ्लिक्ट और क्या हो सकता है? पूरे चांसेस थे। वे धीरे से काम लिया इन्होंने, फायर नहीं किया पलट के, उस तरह का बड़ा फायर नहीं किया जो है लार्ज स्केल जो है, एस्केलेट नहीं होनी चाहिए सिचुएशन को। फिर अभी ये रशिया के अंदर ये धारणा बन गई है, रशिया के अंदर यूक्रेन और रशिया दोनों मेंटली कन्विंस हो गए हैं कि छुटपुट लड़ाई करते रहेंगे लेकिन अंतिम सोल्यूशन इसका वार्ता से ही होगा, डायलॉग डिप्लोमेसी से ही होगा। वो कन्विंस हो गए हैं। और आप देखना लाइन के अंदर ईरान और वो भी आपको आते दिखाई देंगे थोड़े दिनों के अंदर जो है, इजराइल और ईरान जो है ये। तो नरेंद्र मोदी ने वो जो एक लेक्चर वाली बात थी, उपदेश वाली बात थी, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज ऑल, दिस गोज टू हिज क्रेडिट। सर, आखिर भारत चीन बॉर्डर डील पर क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने? मोदी ने 2 बातें बहुत साफ तौर पे कही। उन्होंने कहा बाकी सब बातें ड्राफ्ट बनता है, विदेश मंत्रालय के अफसर लाते हैं, साइन करते हैं, प्रेस में जाता है। उन्होंने लीग से हट के कहा कि सबसे पहले बॉर्डर पे जो है ना पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये स्ट्रेस दे के उन्होंने कहा। सेकंड, उन्होंने कहा कि टेरर पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। और जब उन्होंने कहा, पुतिन इधर बैठे थे और शी उधर बैठे थे। मोदी हैज़ करेज एंड गट्स जिसे कहते हैं इस बात को कहने के। तीसरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा शी को कि हम जो समझौता कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं शांति की दिशा में, तो केवल 2 देशों की जनता इससे लाभान्वित नहीं होगी, सारे संसार को इसका लाभ होगा। और चौथी बात उन्होंने कही उस तरह से है, और वो उन्होंने ये कहा प्रिसाइजली जो है, और वो उनका ये कहना था कि जो पुराना सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, जिसे कहते हैं द हिस्ट्री इज़ गोइंग आउट, और अब जो है ना नई हिस्ट्री जन्म ले रही है। नई हिस्ट्री जो है वो जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है। तो आइए इस नेतृत्व को हम थामें, मिल के आगे बढ़ें, मन से साथ रहें। और इसी तरह से शी ने पलट के कहा कि हम विराम, संघर्ष ये सबको छोड़ के और एक शांति की स्थिति उसमें हम यकीन करें। और एक बात उन्होंने और कही आगे बढ़ के, उन्होंने ये कहा, कंपैरेटिव उनका स्टेटमेंट वीक था एज़ कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी, कन्विक्शन कम था थोड़ा उसमें, वो फॉर्मल ज़्यादा था, विदेश मंत्रालय का बनाया हुआ ड्राफ्ट होता है जैसे। पर फिर भी उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ डिसेंट है वही सब डिसेंट है या अंतर है बातचीत के अंदर जो है वो हमें सुलझाना चाहिए, सही मन से सुलझाना चाहिए। और इंटरनेशनल फ्रंट पे हम जहाँ जहाँ साथ काम कर सकते हैं वो कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को काम करना चाहिए। तो दोनों का अच्छा था। नरेंद्र मोदी का थोड़ा ज़्यादा सीरियस और फोर्सफुल था स्टेटमेंट जो है। दैट्स ऑल। सर, क्या भारत से रिश्ते सुधारना चीन की भी मजबूरी है? ऑफ कोर्स है। एक तो व्यापार है सबसे बड़ा, चीन बाजार खोज रहा है, भारत का बाजार
मेड इन इंडिया और कारणों से कम हो रहा है। भारत में कुछ सिचुएशन बदल गई यहाँ पे जो है। अफ्रीका का मार्केट देख रहा है, अब यहाँ का मार्केट इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, आप देख रहे हैं, तो खोजना पड़ेगा उसको जो है। और फिर क्या है, जो व्यापार हैं वो देख रहे हैं, जो इम्पोर्ट हैं चाइना से जो हैं, वो पहले कुछ 67 थे मिलियन डॉलर और अब जाके 136 मिलियन डॉलर हो गए हैं, तो इतना प्रॉफिट है उनको। तो एक तो क्या है कि इकोनॉमी हैज़ टेकन द फ्रंट सीट दीज डेज इन पॉलिटिकल मैटर्स जो है। एक तो आर्थिक कारण है, दूसरा मैंने सुना है ये कारण भी एक हो सकता है कि वो वहाँ से शिफ्ट करके अब अपना फोकस, अपनी सेना यहाँ से हटा के, जो 50-60 हज़ार आदमी और जो फोकस था वो हटा के वो जो है साउथ चाइना सी में करना चाहते हैं, अमेरिका से कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं या कंट्रोल पोजीशन को वहाँ ठीक करना चाहते हैं। और इससे क्या होगा कि वो हट जाएंगे इधर से, इधर एक फ़र्क और पड़ जाएगा, इधर से कश्मीर में हलचल शुरू हो जाएगी। जब इस सेक्टर से हटेगी तो वहाँ पे आतंकवादी हमले आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, कुछ और बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। भाई चाइना ठीक है, फेस वैल्यू पे फ्रेंड है, कितना फ्रेंड है ये आने वाले समय मालूम पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ कितना है वो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी जो वहाँ एंगेज रहे, वहाँ पे वो चाइना को सूट करता है। तो कुल मिला के ये सारी बातें हैं। सर, इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चीन और भारत के बीच में समझौता हुआ उसमें लद्दाख का जिक्र का तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन क्या अरुणाचल का भी जिक्र हुआ? ऑफ कोर्स आर्मी चीफ ने कैटेगरिकली कहा अरुणाचल का हुआ, और आप देख रहे हैं आप 2 पॉइंट से जो चालू हुआ है डिसएंगेजमेंट वो वहीं से हुआ है, लद्दाख से हुआ है। और बाकी एक बात जो आपने कहा था कि वो चाइना कितने दिन इसको निभाएगा या नहीं निभाएगा, अब डिपेंड करता है। और ये कहना कि लद्दाख जो है ये साउथ तिब्बत लगता है मुझे, हमारा पार्ट लगता है, कोई सेंस नहीं है। तो इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द विजडम एंड रैशनल ऑफ चाइना हाउ इट बिहेव्स विद इंडिया इन द कमिंग डेज। लद्दाख ऑफ कोर्स इज देयर। सर, क्या इस समझौते के बाद चीनी नागरिकों को लद्दाख जाने का भी वीजा मिल पाएगा, और साथ ही क्या जो दूसरे प्रतिबंध है वो भी हटेंगे? आई एम होपफुल। ये प्रतिबंध तो छोटा था, बड़ा प्रतिबंध तो था कि वहाँ संचार साधन थे, टिकटॉक और दूसरे जो ऐप थे बहुत सारे वो बंद हो गए थे। चाइनीज़ मीडिया की एंट्री काफ़ी कंट्रोल थी, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और सब जो था उसकी काफ़ी मॉनिटरिंग भारत सरकार में हो रही थी जो है। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि चूँकि चाइना का रेस्पॉन्स आज अच्छा रहा है, तो नरेंद्र मोदी विल गिव ए मैचिंग रेस्पॉन्स टू चाइना, और ये सब प्रतिबंध जो है टुकड़ों में धीरे धीरे फेजेज में जो है ये हटने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और सर, इसी के साथ फिर एक सवाल ये भी आता है कि भारत और चीन के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स हुए हैं, क्या इसके बाद ये मानकर चलें कि चीन का निवेश होगा भारत में? ऑफ कोर्स बढ़ेगा चीन का निवेश। अभी देखिए पूना में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है, चाइना लगा रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ आल्सो कीन टू हैव द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो है। फिर मैंने देखा कि $1 अरब की एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी वहाँ से आ रही है, BYD करके बड़ा ग्रुप है, वो इंडिया में आ रहा है जो है। तो इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में आ रहा है। एक और कोई केस था, वो कोई ठंडे बस्ते में चला गया था $2 मिलियन का, वो वापस निकाल के उस फाइल को ला रहे हैं वहाँ से। तो निश्चित तौर पे इसका एक परिणाम तो सामने होगा ये। और फिर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में है वो पैसे कमाते हैं उससे, मतलब लूजिंग गेम नहीं है, एक तरह से अर्निंग गेम है। तो निश्चित तौर पे अगले 2-4-6 महीने में आपको चाइना का लार्जर इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा। दिस इज़ ऑल। सर, समझौता हुआ, चीन की तरफ से कई सारे आश्वासन भी मिले, लेकिन इसके बावजूद भी हर किसी के मन में एक आशंका, एक संशय है कि चीन पर भरोसा कितना हो। वो 2 घटनाएं हो चुकी ना, 1962 में हो गया देखिए आप, फिर 2013 में कुछ हो गया, 2020 में सरेआम हो गया। चीन की प्रॉब्लम क्या है कि दोस्ती दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, अचानक हमला कर देता है, आप प्रोडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। इस बार तो नरेंद्र मोदी अलर्ट थे, तो सेना को जब लगा के रखा, तो जब एनक्रोच करने की कोशिश की चाइना ने लद्दाख में और वहाँ पे, तो देखिए मुँह की खानी पड़ी। 45 सैनिक गए ना उनके, आपने देखा इस तरह से जो है। तो ये एक इशू है उनका, तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार वो सीरियस हैं या उनका बिहेवियर फिर वही 1962 और या 2020 वाला गलमान वाला लगता है। दिस इज़ टू बी सीन। तो वी कैन से दैट वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड ऑन दिस सेंसिटिव इशू। सर, भारत और चाइना के इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से 6 सवाल उठाए गए हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो विपक्ष है, उनका काम है सवाल उठाना। राहुल गांधी ने जयराम रमेश के थ्रू सवाल उठाए हैं उसमें जो है, और 6 सवाल हैं उसमें। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने पार्लियामेंट में कहीं कहा था सरकार ने कि भी कोई नहीं घुसा है, न कोई घुसा हुआ है इस तरह से, तो फिर ये क्या है? और वो डिबेटेबल है इशू जो है, लेकिन उन्होंने इस सवाल को उठाया। फिर 5-6 उन्होंने सवाल ऐसे बनाए हैं जो किसी रिटायर्ड आर्मी जनरल ने बना के दिए हैं, जो वहाँ काम कर चुका है। होता पॉलिटिकल पार्टी लेती हैं हेल्प, असिस्टेंस लेती हैं उसमें जो है। एक उन्होंने ये भी कहा कि मेजर शैतान सिंह की जो थी समाधि,
वो जो है उस एरिया में चली गई जो चाइना के पास है, वो भी वहाँ चला गया एक तरह से। एक कांग्रेस वाले ने व्यंग किया इस तरह से कि भी क्या हुआ, खास कुछ नहीं हुआ। भारत जो है चाइना के कब्ज़े में जो इलाका था उसी को वापस ले रहा है। तो भारत जो है अपनी LAC में ही वापस एंट्री कर रहा है इन ए वे, उनका जो इस तरह का था। लेकिन एक बात जो है वो अटपटी थी उनके स्टेटमेंट में, जयराम रमेश के, उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण शब्द का उपयोग किया सरकार के लिए, लीडरशिप के लिए। सो दिस इज़ नॉट फेयर इस लेवल पे। और ये राहुल गांधी की भाषा नहीं इस तरह की जो है। अब पता नहीं किसने प्रेस नोट बनाया है क्या है, वो थोड़ा सा एक मतलब चुभने वाली बात थी एक तरह से। इट डजंट सूट द स्टेटस ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री। और स्पेशली आप कहिए कि जयराम रमेश और लीडर पे रिफ्लेक्शन आता है जो है। तो उन्होंने सवाल उठाए हैं अपने, उनका काम है, लेकिन सवाल उठाए फिर वो वहीं रह गए। कोई चांस की बात है कि ज़्यादा मीडिया में उसका हल्ला नहीं हुआ, एक प्रेस नोट आया और छप के चला गया। ठीक है, दे हैव डन देयर रिचुअल, दे हैव डन देयर जॉब, दैट्स ऑल। सर, भारत चीन सद्भावना के इस माहौल में क्या आप चीन UN सुरक्षा परिषद की भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन अब करेगा? कर सकता है। मैंने सुना है कि उसको आपत्ति जापान पे है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने शायद एक प्रस्ताव भेज दिया लिख के कि भाई इंडिया, जापान, ब्राज़ील और एक कोई और कंट्री, इनको दे दी जाए उसकी मेंबरशिप जो है। चाइना हैज़ रिजर्वेशंस ऑन जापान। उसको लगता है कोई मुद्दा आएगा अगर, तो ये अमेरिका के साथ ही खड़ा हो जाएगा जापान जाके। तो इंडिया दे में क्लियर बट नॉट जापान। तो आई एम होपफुल आने वाले टाइम में इंडिया में गेट इट, क्योंकि पहले चाइना ने उसको वीटो किया था रोकने के लिए। शायद चाइना इस बार वीटो नहीं करेगा। दे मस्ट गिव ए मैचिंग रेस्पॉन्स, दिस आई फील। सर, अमेरिका के साथ साथ साउथ चाइना सी में भारत ने भी चीन का हमेशा विरोध किया, लेकिन अब ये जो नई दोस्ती देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि भारत का स्टैंड वही रहेगा? और इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल साउथ की बात करूं, तो वहां पर क्या आपको लगता है कि भारत अपनी लीडरशिप को लेकर प्रयास करता रहेगा? इन दोनों जगह में लीडरशिप का सवाल तो है, एकदम से तो आप नहीं छोड़ सकते। तो ग्रेजुअली डिपेंड करेगा उनके रेस्पॉन्स पे, दोस्ती कितना आगे बढ़ती, कैसे आगे बढ़ती है, उसी हिसाब से टोन एंड वो लैंग्वेज जो है ना उसकी तय होती है। लेकिन चूंकि इसमें स्टेक बड़ा है, नरेंद्र मोदी ऑलरेडी ग्लोबल साउथ में लीडर एमर्ज हो चुके हैं, लास्ट टाइम भी आपने देखा था। और साउथ सी का जो चाइना सी का मामला, उसमें भी राष्ट्रों को उत्साहित करने में, प्रेरित करने में कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, चाइना को फेस करो। और फिर डिप्लोमेसी है तो कोई खास एम्बेरसमेंट नहीं होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह का फ़र्क आ सकता है बोलने में। बाकी नरेंद्र मोदी विल कंटिन्यू इट्स लीडरशिप और ट्राई टू टेक कंट्रोल एंड ट्राई टू compete with चाइना नेक टू नेक ऑन these two issues, ऐसा लगता है। सर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और PM मोदी का 11 साल पुराना रिलेशनशिप, कभी उतार चढ़ाव, कभी धूप छाव, अब आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर ज़्यादा तो चाइना के हाथ में है, लेकिन फिर भी मोदी इज़ ए स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होगा एट द एंड ऑफ द डे, वो मोदी के हाथ में ही रहेगा। और वैसे देखा जाए तो इतने सालों में जो है, मेरे ख्याल से 18-20 बार वो लोग मिल चुके हैं। एक अहमदाबाद में झूला भी झुला चुके हैं उनको जो है। वे डन ऑल एफर्ट्स जिसे कहते हैं टू क्रिएट ए गुड रिलेशनशिप, पर पता नहीं चलता है। तो अभी तो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस इशू कि कुछ साल तो अभी आने वाले 1-2 साल जब तक ये सारा मसला सुलझ जाता है, एंड यू नेवर नो, ये मसले तो सुलझ ही जाएंगे। कोई नई बिगनिंग हो जाए चाइना के साथ, कह नहीं सकते आप। यू नेवर नो द फ्यूचर जो है कि चाइना इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज बन जाए आपस में, सपोर्टेड बाय रशिया आल्सो। और जो ग्रुप की बात हुई थी ना, नमो द आर्किटेक्ट ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड जिसे कहते हैं, पुराना संसार खत्म हो चुका है, नए संसार को बनाइए, उस धारणा हो सकता है रिश्ते और मजबूत हों। तो लेट्स सी। सर, अभी इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि भारत चीन से हमेशा लड़ता भी रहेगा और समझौता भी करेगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? इसके मायने क्या हो सकते हैं उनके बयान के? सबसे पहले उन्होंने कहा कि वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन अस। ये बाद में जो है ना, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इम्पेंडिंग, ये सब बातें बाद में आएंगी। आई थिंक द न्यू आर्मी चीफ इज़ डिफरेंट, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ ब्रिलियंट, ही हैज़ करेज एंड कन्विक्शन। आई थिंक नरेंद्र मोदी और डोभाल के लाडले हैं शायद, तो ही एन्जॉयज़ ए ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द मीडिया आल्सो। लगा कई सालों बाद कि हाँ, इंडिया में एक आर्मी चीफ आया है। तो मुझे किसी ने कहा था कि इंडियन आर्मी हैज़ टू वॉच दिस पर्सन जो है। अभी तो बहुत अच्छा वो रोल प्ले कर रहे हैं और इफ़ेक्टिव। सर, आखिर रूस ने ब्रिक्स के मार्फत क्या संदेश दिया वेस्टर्न वर्ल्ड को? वेस्टर्न वर्ल्ड का क्लियर संदेश है, तुम मेरे पे यूक्रेन के कारण से कितने प्रतिबंध लगाओ,
सारी सैंक्शन लगा दो और सब मना कर दो और राष्ट्रों को मना कर दो मुझसे कुछ नहीं खरीदें, लेकिन देखो मेरे घर में मेरे आंगन में 28 देशों के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, मैं कहाँ हूँ? यू हैव फेल्ड टू आइसोलेट मी। इसका मैसेज ये एक तरह से है, मैं अपनी जगह हूँ। और प्लस ये जो नया ग्रुप बन गया इन 3 का जो है, इट्स ए मोरल बूस्टर फॉर पुतिन इन दैट पर्सपेक्टिव, इन दैट सिनेरियो जो है। तो उन्होंने मैसेज क्लियर दे दिया है, यू हैव फेल्ड टू आइसोलेट मी, दिस इज ऑल। सर, अभी इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर ब्रिक्स की काफ़ी चर्चा हो रही है। ब्रिक्स है क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, एक तो बताया मैंने 2006 में हुआ, फिर 9 से चालू हुआ, 5 राष्ट्र थे, फिर 10 हो गए, पिछले साल 34 और आना चाहते हैं, इस साल 40 और आना चाहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं, लोग समझते हैं एक मंच पे बैठेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, मजबूत रहेंगे और दूसरा कोई हमें मार नहीं पाए। एक तरह से मिनी नाटो आप कह सकते हैं, एक तरह से जैसे ये बना जो है। तो एक ऐसा ग्रुप बनाया लोगों ने कि म्यूचुअल इंटरेस्ट में हम बात कर सकें, म्यूचुअल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें, और जो थ्रेट हो सामने, चाहे अमेरिका की हो चाहे चाइना किसी को थ्रेट को, तो उस थ्रेट को कंसोलिडेट होकर कैसे लड़ सकें आपस में जो है। तो ये ब्रिक्स का बेसिकली उद्देश्य था, एंड बाय एंड लार्ज इसमें वो कामयाब है, संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो लोगों को ये चिंता है कुछ इस तरह की संख्या इतनी बढ़ जाए कि यूएनओ की संख्या बराबर हो जाए, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो। तो इट्स ए गुड एक्सपेरिमेंट, गुड सक्सेस। और अभी तो ये मतलब कहना चाहिए कि जैसे ये टेकिंग ऑफ है, अच्छा स्पीड से टेक ऑफ कर रहा है। सर, और ये ब्रिक्स भारत के लिए क्या मायने रखता है? भारत के लिए कि भारत इसका एक महत्वपूर्ण मेंबर है, जिसे कहना चाहिए। जो ब्रिक्स का जो टोटल गेम प्लान है उसमें इंडिया बहुत सेंटर स्टेज पे है। आपने देखा जब इंडिया इस सेंटर स्टेज पे आ गया है कि रशिया चाइना है, तो ब्रिक्स में तो है ही। तो ब्रिक्स में क्या, वन ऑफ द सीनियर मेंबर है, वन ऑफ द सीनियर लीडर है ब्रिक्स में जो है। और इतने बड़े देशों की जो फौज है एक तरह से कहना चाहिए साथ है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अपनी ग्लोबल लीडरशिप को, इंडिया के ब्रांड को मजबूत करने का मौका मिलता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के फैसले समझौते करने का मौका मिलता है। तो ये देखेंगे जब 7 लोग मिलते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हर किसी को कोई ना कोई फ़ायदा होता है। एवरीबडी इज़ ए गेनर इंक्लूडिंग इंडिया इन ब्रिक्स, दिस इज ऑल। सर, आगे चलकर क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स टक्कर दे पाएगा G7 को? आप कैसे देखते हैं इसको? कोशिश हो सकती है। G7 के बारे में वैसे कहते हैं कि एलिंग इंस्टीट्यूशन, बीमार इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कहा जाता है। और ब्रिक्स से लोग बढ़ सकते हैं आगे, ऐसी संभावना है। और बढ़ेंगे तो उसको टक्कर देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 2027 तक ये G7 को टक्कर दे देंगे आकर के जो है। और इनका जो टोटल जो ब्रिक्स की अपन बात करते हैं तो 45% पॉपुलेशन पे और 28% इकोनॉमी पे जो है कब्ज़ा है ब्रिक्स का जो है, वो बढ़ता जाएगा। तो आने वाला कल जो है ब्रिक्स का कल है, और जो 7 है वो थोड़ा ढलता हुआ है इन ए वे। अब देखना ये कि किस स्पीड से ब्रिक्स है उसको रिप्लेस कर देता है एक तरह से आगे जाके पावर गेम में। सर, ब्रिक्स में भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यही है, जब बैठते हैं तो सबसे पहले तो एक मैसेज देना होता है, दोस्ती का दे दिया आपने। दूसरा मैसेज होता है पंचायती का, लीडरशिप का, तो चाइना को साथ बैठा के दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी मिली ना आँखों जाके करने की। फिर क्या होता है कि ब्रीफ करने का मौका मिलता है इश्यूज़ को एक दूसरे पे कि क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है। और फिर कॉमन फैक्टर जो होते हैं, जो ऑफिसर्स बना के लाते हैं नोट जो है, जिसमें आपका पावर है, ठीक है, एनर्जी है, और दूसरे आपके हेल्थ है, एजुकेशन है, सारे सेक्टर्स में साथ चलना है, साथ आगे बढ़ना है। तो एक म्यूचुअल डेवलपमेंट के जो प्लान्स होते हैं उनको आप रिव्यू करते हैं और नई संभावनाओं को आप तलाशते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट को रिव्यू करना और आगे अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना, किन किन और क्षेत्रों में हम जुड़ सकते हैं, कहाँ आप अच्छे हैं, कहाँ हम अच्छे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहाँ आगे चल सकते हैं। तो इस तरह का था एक्सपेरिमेंट वहाँ पे। लेकिन जो डेवलपमेंट की बातें इस बार वहाँ दब गई, थोड़ा पॉलिटिकल इतना हायर पिच पे था गेम वहाँ पे, बिकॉज ऑफ ऑल द 3 जो है कि ज़्यादा डेवलपमेंट की बातें जो चल रही हैं और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे रह गई एक तरह से। पॉलिटिकली ज़्यादा वो लाइमलाइट में नहीं है। पॉलिटिकल लाइमलाइट में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और ये जो आर्किटेक्ट वाली बात है ना, ये उभर के सामने है इस बार वहाँ पे। सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की बातचीत के बाद आपको लगता है कि वंदे भारत ट्रेन से जुड़े रेगुलेटरी और टेक्निकल इश्यूज सुलझ पाएंगे? हाँ, सुलझ जाएंगे। 54,000 करोड़ की डील है, रशिया से हमें 200 ट्रेन लेनी है और ये ट्रेन सुपर हिट है इंडिया में, आपने देखा है। आमतौर पे सरकार की छवि तो ऐसी है ना कि ट्रेन ऐसी चलेगी नहीं चलेगी, पर जो लोग बैठे हैं इस ट्रेन में, जाते आते हैं, कहते हैं बहुत सक्सेसफुल है ट्रेन जो है। तो टेक्निकल इश्यूज़ थे, वहाँ की एक कंपनी है सरकार की और यहाँ पे भारतीय रेल निगम है, उनका कॉन्टैक्ट है आपस में। तो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक लेवल पे इंडिकेशन हो गया, वहाँ से आने वाले दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इट्स ए गुड एक्सपेरिमेंट। 200 ट्रेन वहाँ से पूरी बन के आ जाएंगी
और वंदे भारत इज ए रनिंग सक्सेस, तो हो जाएगा सॉर्ट आउट। सर पिछले 3 महीनों में 2 बार व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, खास तौर पर युद्ध जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो शांति की पहल है वो इस मुलाकात में, इस चर्चा में थोड़ी और आगे बढ़ी? निश्चित बड़ी होगी। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने ब्रीफ किया होगा कि मैं जो यूक्रेन गया था तो मेरी क्या बातचीत हुई, बाद में फ़ोन पे क्या बातचीत हुई, आज लेटेस्ट स्टेटस क्या है, सीज़ फायर की क्या संभावनाएं हैं, और इनका भी वो पूछा होगा कि आप क्या समझते हो। तो निश्चित तौर पे बात आगे बढ़ी होगी। पब्लिक डोमेन में बात आगे नहीं आई, क्योंकि कोई ठोस ऐसी बात नहीं होगी, या उन्होंने अभी अपने पास ही रखा होगा उसको। जैसे पहले एक सवाल आया था ना कि आर्मी ने डिटेल्स नहीं दिए और सिक्योरिटी एजेंसी नहीं दी आर्मी ने डिटेल्स, तो ऐसे इसका कोई डिटेल सामने आया नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे वार्ता बढ़ी होगी और कम से कम एक सद्भावना और विश्वास आपस में बड़ा होगा। पुतिन को लगा होगा कि भाई इन्हीं को रिक्वेस्ट करूँगा, इनको भी लगा होगा कि पुतिन से अपन हाथ पकड़ के ये डील करवाएंगे और ये शांति समझौता करवाएंगे। तो आई थिंक देयर मस्ट बी पॉजिटिव डेवलपमेंट। सर क्या डॉलर का वर्चस्व तोड़ने के लिए ब्रिक्स लाएगा अपने एक कॉमन करेंसी या फिर नया पेमेंट सिस्टम? वेरी डिफ़िकल्ट। मन की अभिलाषा तो होती है हर आदमी की, मेरी अलग करेंसी हो, मेरा अलग नोट हो, सिस्टम हो, मेरा स्विफ्ट सिस्टम हो नहीं पाता है। बहुत डिफ़िकल्ट है। डॉलर बहुत डोमिनेंस में है। मन तो उड़ान भरता है पुतिन का कि डॉलर का मुकाबला करें, डॉलर को रिप्लेस करें, लेकिन अब उसने उन्हें खुद ही मान लिया है इट इज़ डिफ़िकल्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। खुद पुतिन ने कह दिया, क्योंकि अलग अलग मेंबर राष्ट्र की जो इकोनॉमीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनका कंपोजिशन अलग अलग है, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट ऑफ कोर्स दिस आइडिया इज़ टेकिंग प्लेस, दिस आइडिया हैज़ कम डाउन फॉर डिस्कशंस, लेकिन अभी कुछ ऐसा इमीडिएट हो ऐसा मुझे नहीं लगता। सर पीएम मोदी के निमंत्रण पर क्या निकट भविष्य में पुतिन के भारत आने की संभावना है? आ सकते हैं, जिस दिन मोदी बुला लेंगे डोभाल को भेज देंगे, वो आ जाएंगे। उनकी बड़ी मित्रता है उनके साथ में। पिछली बार जब वो गए थे वहाँ तो उन्होंने डोभाल साहब से कहा था कि उनको भेजो हमारे मित्र को 22 तारीख को, कौन सी 22 तारीख थी शायद, क्या था जो है ये, तो गए, उनकी बात मानी उन्होंने। वरना विदेश मंत्री को भेज सकते थे, लेकिन गए वो खुद वहाँ पे। एक दूसरे की बात रखते हैं। आई एम श्योर जिस दिन नरेंद्र मोदी बुलाएंगे वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। सर रूसी सेना में शेष रहे भारतीय नागरिकों के रिहाई का काम कब तक पूरा होगा? हो जाएगा, शायद 85 समथिंग कुछ थे पहले, अब 20 लोग रह गए हैं। प्रोसीजरल बातें पूरी हो रही हैं। इंटेंशन क्लियर है कि छोड़ना है इनको, रास्ता निकालना है। ये फंस गए बेचारे, शिकार हो गए, गलत भर्ती हो गए वहाँ पे जो है। इंडिया के लोग हैं, इंडिया के प्रति सहानुभूति का भाव है, आ जाएंगे देर से घर लौट के आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एवरी इंडियन इज सेफ अब्रॉड। पहले भी कई बार ऐसा हुआ तो लोग लौटा के लाते हैं, फिर उनको आ जाएंगे ये भी। जी सर, कजान में भारतीय समुदाय के बीच कैसा रहा पीएम मोदी का रिसेप्शन? अच्छा था रिसेप्शन तो। देखो मैंने कहा ना, वो तो एक क्रेज़ है, एक करिश्मा है उनके पर्सनैलिटी में। इसको मैं 100 बार कहूँ, जितनी बार कहूँ उतनी बार मन करता है कि फिर कहो। वो है ही ऐसा काम उनका। वो जहाँ जाते हैं लोग पता नहीं क्या है, मतलब पिछली बार तो ये कहा था कि लोग पागल हो जाते हैं, मतलब एक शब्द काम में लिया गया था, उनके उत्साह की पराकाष्ठा थी ये। अब वहाँ पे गए तो इस्कान वाले आ गए, हरे राम हरे कृष्णा, वो बहुत देर करते रहे। उसके बाद में स्टूडेंट्स आ गए वहाँ के, वो नेचुरली कोई पटना का था, कोई महाराष्ट्र का था। कैसा, हम तो बहुत लकी हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, आपको मिल रहे हैं। तो मोदी के एक ब्रांड जो है ना, एक चल गया संसार में जो है। पहले जो वो चीफ मिनिस्टर थे तो एक बार मैं गया था मिलने, तो वो एक बता रहे थे कि अभी गुजरात में कुछ लोग अहमदाबाद से गए थे वहाँ पे, वियतनाम कहीं पे, तो लौट के आए तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि मोदी कैसे हैं इंडिया में जो है। तो मुझे भी सुन के एक बार तो ऐसा लगा था कि ये सही है, लेकिन वो सही निकला, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए सब करते करते। आप देखिए ना, मतलब ये सच्चाई को स्वीकार करने में बहुत टाइम लगा देश को कि मोदी क्या वास्तव में इतने पॉपुलर हैं अक्रॉस बाउंड्रीज विश्व के अंदर, लेकिन वो हैं। और पता नहीं क्या प्रचार तंत्र हुआ, क्या हुआ, तो मोदी का नाम आज सारे संसार में, अफ्रीका के लोग भी जानते हैं, वहाँ के लोग भी जानते हैं। और फिर इंडियंस में तो मतलब एक है ना, वो तो बहुत ज़बरदस्त उत्साह होता है लोगों मिलने का। और वही फिर भारत का आदमी विदेश में गया हुआ हो एक तरह से, तो ही वॉज वेरी हैप्पी होता है ये आदमी कि जो अपने देश के लोग मिलते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, गाना गाता है, कोई हरे राम हरे कृष्णा कहता है। नाइस मोमेंट ड्यूरिंग द विजिट। सर भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी क्यों है? क्या हथियार खरीद भी एक बहुत बड़ा कारण है? है ही, बिजनेस तो मैंने कहा है ना, इकॉनमी टेक्स फ्रंट सीट। और चांस की बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले से ही जो है 50 साल से ही जो है हथियारों की जो निर्भरता, ओरिजिनल जो हथियार आए थे 85%, वो रशियन ब्रांड से आए थे वहाँ से जो है।
अब वो 50% रह गई है निर्भरता, क्योंकि मेड इन इंडिया और सब ये बातें होने लग गई हैं। तो ऑफ कोर्स एक कारण है, बड़ा बिजनेस का कारण तो होता ही है, हथियारों की खरीद भी एक कारण है इसका। अभी इस समय जो है ये मुद्दे थोड़ा सा बैक ट्रैक पे हैं। अभी तो जो पॉलिटिक्स है और जो वॉर पॉलिटिक्स है, या जो पीएम का वहाँ जाना आना, उनको एक तसल्ली देना कि भी युद्ध आज नहीं तो कल हम सुलझा लेंगे इसको, भी अंदर से पुतिन भी चाहते हैं। लेकिन इशू है ना कि पहल कौन करे, सीधा प्रस्ताव कौन लेके आए, और क्या शर्त होगी, ये सीज़ फायर कैसे हो, सबसे पहले तो इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू दैट वे जो है। तो वो है दिस इज ऑल, हथियार का भी एक कारण रहता है। सर, ब्रिक्स में पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच क्या बातचीत हुई? देखो, बातचीत तो जो मैंने देखा पढ़ा पहले तो यही था, उसके अंदर जो है कि चाबहार एक वहाँ पोर्ट है, तो उसको ज़रा ठीक से करना है उनके साथ मिलके जो है। फिर जो है रशिया बॉम्बे का जो कॉरिडोर बन रहा बहुत लंबा, जिन सब कंट्री से होके जाएगा, उसको ठीक से वो काम चले उसका। फिर ये कहा कि भाई आपका स्वागत है, आप ब्रिक्स में आए हैं। फिर ये कहा कि भाई किसी ने बयान दे दिया यहाँ से कि भी जो कश्मीर के हालात हैं वो लेबनान जैसे हैं, तो गलत है भाई, ऐसा मत करो। किसी विषय को समझो, पहले देखो उसका रेपरकेशन इम्प्लीकेशन देखो, फिर करो। और फिर एक बात तो उन्होंने उनको भी कही कि भी हम डीपली कंसर्न हैं आपके इसके वेस्ट एशिया का जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे जो है ये सब बंद होना चाहिए। और वो बात उनको भी उन्होंने समझाई कि भी वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, टेबल इज़ द सोल्यूशन। लेकिन अब क्या है, वो तो अंडर अटैक है ना, इजराइल मार रहा है, तो उनको जवाब देना होता है वहाँ पे जो है। बट मोदी हैज़ डन हिज जॉब वेल, तो इट वॉज ए गुड मीटिंग, सक्सेसफुल मीटिंग। सर, क्या ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच भारतीय फिल्म जगत के बारे में भी चर्चा हुई? हाँ हुई। भारत रूस का फिल्म का तो पुराना किस्सा ही ना, वो राज कपूर की फिल्मों का टॉपी है जो क्या गाना था, क्या कह सर रहे पे हैं? लाल टोपी रूसी। हाँ, सर पे लाल टोपी रूसी, ये गाना था। एब्सोल्युटली, वो तब से चली आ रही है परंपरा। तो पुतिन इम्प्रेस हैं, उन्होंने एजेंडा में लिख रखा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो मैं बॉलीवुड के बारे में बात करूँगा, और बात की उन्होंने। और वो बॉलीवुड के इतना है कि वहाँ पे इंडियन फिल्में इतनी लोकप्रिय हैं कि पुतिन ने कहा इन्हें पीएम को कि एक तो चैनल ही अलग चलता है वहाँ पे, हर समय भारतीय गाने चलते हैं उसके ऊपर, भारत के पुरानी फिल्में, पुराने गाने तो हैं ये। और फिर उन्होंने ये भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए, इन्होंने कहा कि आप रशिया में करिए। तो एक अच्छा सेक्टर है फिल्म, विच विल ब्रिंग क्लोजर, जैसे कहते हैं कल्चरली जो है इसको सांस्कृतिक रूप से निकट लाएंगे, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। अच्छा है, गुड। सर, भारत और चीन के बीच जो कुछ समझौते हुए हैं उस पर क्या लगता है आपको? जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उनकी क्या प्रतिक्रिया पाकिस्तान तो ऑब्वियसली मस्ट बी अपसेट, हालांकि कमांड में नहीं है, डिमोरलाइज्ड है, उतना अपसेट नहीं हुए होंगे। आर्मी भी डिमोरलाइज्ड है थोड़ा जो है, लेकिन ये दुख तो लगा होगा। उससे ज़्यादा दुख उनको लगा कश्मीर में सरकार बन गई। आप देखिए, जब पाकिस्तान में मिलाने की बात आती थी, और डेमोक्रेटली इलेक्टेड सरकार बन गई वहाँ पे बाकायदा, और उस सरकार के प्रधान ने एक तरह से जो गॉड फादर हैं उनके फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। आप देखिए दैट वे जो है, तो पाकिस्तान मस्ट बी वेरी अपसेट, बट नो सोल्यूशन, नो ऑप्शंस। सर, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच एक नई ओपनिंग शुरू हुई है? हाँ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ठीक है ये, और भारत भी कहता है कुछ नहीं होने से होना अच्छा है। जब जा रहे थे जयशंकर तो बहुत रेजोल्यूशन था मन में कि जो पॉलिसी है भाजपा की या सरकार की कि पाकिस्तान के प्रति क्या रुख है हमारा, एक शत्रु राष्ट्र टाइप व्यवहार रहता है पाकिस्तान का। तो जाएँ कि नहीं जाएँ, पहले तो ये मन में भाव आया होगा, फिर कितना को वहाँ रुकें कि नहीं रुकें, करके शाम को वापस आ जाएं। फिर धीरे धीरे होते होते सब कुछ नॉर्मल हुआ, वो गए भी सही, शायद एक रात रुके भी सही वहाँ पे, लोगों से मिले, नॉर्मल कम्युनिकेशन भी हुआ, और अंत में सबको लगा कि ठीक है भाई, क्या नुकसान है, इट्स ए गुड बिगनिंग, गुड ओपनिंग, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट लेटर ऑन, गुड मूव। सर, क्या पाकिस्तान ले पाएगा ब्रिक्स की सदस्यता? पाकिस्तान देखो, नरेंद्र मोदी के रहते हो जब तक ये नहीं चाहेंगे नहीं होगा। उसमें नरेंद्र मोदी जहाँ होते हैं फिर उनका वीटो चलता है एक तरह से। कोशिशें बहुत हुई हैं पहले भी, पिछले साल एक शिखर सम्मेलन हुआ था चाइना में ही, तो शायद चाइना के किसी बड़े ने कहा था पाकिस्तान को अगली बार ट्राई करेंगे तो मेंबर बनाएंगे वहाँ पे जो है। फिर अभी सितंबर में इधर कुछ रशिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया था, उसने भी ऐसा आश्वासन दिया करते हैं, लेकिन जब करने की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने ऑब्वियसली कहा होगा कि नॉट अप्रोप्रिएट अभी पाकिस्तान को इसमें लेना जो है, तो पाकिस्तान नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने एक थक हार के ऐसा बयान सा जारी किया इनफॉर्मली
कि किसी एक राष्ट्र के कारण से हमारी तमन्ना, हमारी आशाएं पूरी नहीं हो पाई। ऑब्वियसली इंडिया तो ठीक है, तो अभी तो मुश्किल है पाकिस्तान का आना जब तक नरेंद्र मोदी हाँ नहीं भर दें। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी में ये दो टूक कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं चल सकते। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं? वो साफ कहना चाहते हैं, मन में कनाडा अमेरिका का रुख है। आप कनाडा में देखिए, पहले तो निर्जर की हत्या हुई वहाँ पे, ठीक है, भाई था तो खालिस्तान ना, आतंकवादी था। हत्या से पहले आपने क्या किया? उसको पकड़ने के लिए, भारत भेजने के लिए, या उसको वहाँ दंडित करने के लिए वहाँ के कानून के हिसाब से कुछ नहीं किया आपने। फिर अमेरिका का इशू आ गया, पुन्नू का इशू आ गया। आप देखिए, इसमें आपने दुनिया भर के वारंट भेज दिए, दुनिया भर के समन भेज दिए, सब लोगों को यहाँ मिनिस्ट्री में सीनियर लोगों को भेज दिए आपने जो है। और वहाँ जो इतने लोग पड़े हुए हैं, एक साजिद करके था यूएनओ में, इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर कुल 81 जो रिक्वेस्ट हैं भारत की तरफ से और दूसरे देशों की, अमेरिका में ये प्रत्यार्पण करने की जो है वो पेंडिंग है वहाँ पे। तो उनका कहना था भी ये नहीं हो सकता, आप टेररिस्ट, हमारे टेररिस्ट को तो ऐसे डील करो, आपका टेररिस्ट उसको अलग ढंग से हमसे अपेक्षा करो कि हमें उससे अलग ढंग से डील करें। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते इसके अंदर, तो बिल्कुल क्लियर है। बट मोदी हैज़ गट्स, तो उन्होंने इस बात को ओपनली वहाँ पे कहा जो है, दिस इज़ ऑल, तो ही इज़ करेक्ट। जी सर, आखिर पन्नू और हरदीप निज्जर प्रकरण में भारत क्यों है डिफेंसिव मोड में, और कनाडा में आतंकवाद के खिलाफ भारत क्यों नहीं लेता दो टूक पब्लिक स्टैंड? ब्रिलियंट, भारत को लेना चाहिए अब स्टैंड, इसमें बहुत हो चुका। जो अमेरिका लादेन को मार सकता है पाकिस्तान जाके, सीरिया में जा सकता है, लेबनान में जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता? आप देखिए, इजराइल वाले हमास को मार सकते हैं जा कर के, वहाँ सब हो सकता है। तो भारत को भी अधिकार है ना, भारतीय सेना को, भारत के लोगों को, भारत की एजेंसीज़ को, कि जो टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको तो करो भाई, डील करो, उनको तो करना ही है ना उसके अंदर से। तो अब इंडिया को जो है ना डिफेंसिव छोड़ के एक स्टैंड लेना चाहिए, और कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि हमने जो किया सही किया और आगे भी ऐसा करेंगे। इन ए वे जो है राष्ट्रीय भावना यही है देश में इस समय, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। तो ये बात जब सरकार के ध्यान में आएगी तो लगता है सरकार और प्रधानमंत्री बहुत इस तरह स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, तो शायद ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई व्यू ले सकते हैं कि ठीक है, यू ऑल गो टू हेल, हम तो अपने क्रिमिनल को, अपने टेररिस्ट को अपने लॉ के हिसाब से डील करेंगे, वी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस इन इंडिया और अब्रॉड। सर, क्या निज्जर हत्या प्रकरण के बाद अब जो माहौल बन रहा है उसमें आपको लगता है कि जो कनाडा को समर्थन मिल रहा था अमेरिका का और ब्रिटिश का, वो कंटिन्यू रहेगा इस बदलते एनवायरनमेंट? वो टोन डाउन हो जाएगा। अभी जो नए डेवलपमेंट संसार में हो रहे हैं सारे, वो तो अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कनाडा ने प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरह की सिचुएशन हुई। भाई कोई नई बात नहीं है, सब कंट्रीज़ में क्या क्राइम सिंडिकेट चलती हैं आपस में जो है, और वो आपस में अपने मार कूट, मर्डर, ये सब चलता रहता है। ये उसी का एक पार्ट था, लेकिन इसको उन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया थोड़ा सा, भारत को एम्बेरस करने के लिए जो है, तो भारत एम्बेरस हुआ। आज जहाँ नरेंद्र मोदी का प्लेसमेंट है इन द एंटायर सिचुएशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, मुझे लगता नहीं कि किसी में इतनी क्षमता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। ब्रिटेन तो अमेरिका का पीछे लगू है, अमेरिका में इतनी क्षमता है कि इस पॉइंट पे इसको लॉजिकल लेवल पे लाए या कुछ और ऐसी बात करे। आई डोंट थिंक इट विल कूल डाउन, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ, मुझे लगता है। सर, क्या पन्नू हत्या प्रयास प्रकरण में अमेरिका मांग सकता है मुख्य आरोपी यादव का प्रत्यर्पण, और क्या भारत उसे सौंप देगा? मांग सकता है, डिफ़िकल्ट है, और मांग लेगा तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन एजेंसीज आर वेरी स्मार्ट। और चांस की बात ऐसी है कि वो जो पुन्नू है, यहाँ रोहिणी में कोई व्यक्ति है, उस पर किडनैपिंग का उसने चार्ज लगा दिया, उस पर एक्सटॉर्शन का और ये सब चार्ज लगा दिया, पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया, 3 धाराएं लगा दी, हर धारा में 10 साल की सज़ा है। तो पहले तो उसका ट्रायल यहाँ पे हो, वो दोषी डिक्लेयर हो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर उस सज़ा को पूरा करे, उस टर्म को पूरा करें यहाँ, फिर वो अधिकार होता है उस देश को मांगने का कि हाँ मेरे यहाँ भेज दो। ज़िंदगी निकल जाएगी। इंडियन जुडिशल सिस्टम पहले तो वो होगा, फिर यहाँ होगा, फिर वो जेल में जाएगा, फिर 5 साल जेल में रहेगा, 10 साल जेल में रहेगा, तब तक पता नहीं क्या होगा। तो ये एक मतलब पेपर एक्सरसाइज ही रह जाएगी। पहली बात तो अमेरिका मांगेगा नहीं, क्योंकि लीगल इतना ज़्यादा प्रोसीजरल उसमें है इशू इन्वॉल्व, और मांग लेगा तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा। सर, क्या कनाडा के निज्जर हत्या प्रकरण का कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? आम धारणा है ये। अभी जयपुर में मुझे 1-2 लोग मिले जो कनाडा से आए थे, तो ऐसे मैंने पूछा भी कनाडा में क्या चल रहा है, तो गालियाँ देने लग गए वहाँ के प्रधानमंत्री को। तो मैंने कहा भी क्या हुआ, आप तो वहीं रहते हो और ऐसा क्या हो गया, आपका वीज़ा परमिट का इशू तो है नहीं उससे जो है। उससे कहा नहीं, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वहाँ पे सारी की सारी जो है।
तो ये आम इम्प्रेशन ये है कि सिख वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सिख वोट्स को मैनेज करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। पहले हम समझते थे कि भारत सरकार का स्टेटमेंट शायद पॉलिटिकल है, लेकिन कनाडा से जो फर्स्ट हैंड ब्रीफ आया, वहाँ से लोग जो आए वहाँ से उन्होंने बताया, तो मुझे भी लगा कि हाँ इसमें पॉलिटिकल है दैट वे जो है। और वैसे ही उसका ग्राउंड जो है खिसकता जा रहा है, उसका बेस जो है ना, ही इज़ गेटिंग वेरी अनपॉपुलर विद हाई स्पीड। और जो प्राइम मिनिस्टर है, अब चुनाव आएंगे देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, इसका पॉलिटिकल एंगल है और एक काफ़ी मेजर पोर्शन वो जो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं उसके पीछे उसका जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है उसका जो वो उसका एक पार्ट है उस सिस्टम का। जो बयान वहाँ दे रहे हैं, 6 वहाँ से निकाले, 6 हमने निकाल दिए, जो सारा इशू है ये उसके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लोकल पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। सर, भारत कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों का आर्थिक पहलू क्या है और दोनों में से कौन से देश ज़्यादा घाटे में रहेगा? घाटा तो देखो वैसे तो बराबर सा है, कनाडा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब 600 कंपनियाँ ऐसी हैं कनाडा की जो भारत में काम कर रही हैं। अभी तो उन पर असर आया नहीं क्योंकि नया नया मामला है, लेकिन बात आगे बढ़ी और टेंशन रही तो उन पर फ़र्क पड़ेगा। तो इंडिया का तो जो ट्रेड का बैलेंस है इंडिया के फेवर में है। तो ये डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में वहाँ की पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीतता है, हारता है, रहता नहीं रहता है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसमें छात्रों का होगा। एक तो वीज़ा का प्रॉब्लम है उसमें, दूसरा स्कॉलरशिप का इशू है वहाँ पे जो है। अब 2025 की क्लासेस चालू होने वाली हैं, लोग कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? बहुत से लोगों ने तो वैसे ही विड्रॉ कर लिया वहाँ से। माँ बाप ने कहा वहाँ मत जाओ भैया, को पता नहीं क्या है करियर का जो है। तो सबसे ज़्यादा क्या हिट हुआ है ना, वो एजुकेशन फील्ड हिट हुआ है और यूथ हिट हुआ है इंडिया में। बट नो अदर ऑप्शन, नथिंग कैन बी डन एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल रेपुटेशन और नेशनल ग्लोरी। सर, एक अंतिम सवाल आपसे। प्रधानमंत्री मोदी की इस रशिया विजिट को, ब्रिक्स विजिट को अगर एक लाइन में आपको सम अप करना हो तो कैसे करेंगे? एक लाइन में तो ये, एक ग्रेट विन ऑफ डिप्लोमेसी बाय नरेंद्र मोदी, ठीक। और दूसरी लाइन वो है जो नरेंद्र मोदी ने कही है कि पुराने सिस्टम को ख़त्म करो, नए सिस्टम को लाओ। और उसी नए सिस्टम का प्रतीक है नमो, आर्किटेक्ट ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एब्सोल्युटली। और अगर इसी के साथ मैं किंग ऑफ डिप्लोमेसी कह दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी प्रधानमंत्री की अलग अलग देशों की विजिट रही हैं, विदेशी दौरे रहे हैं, उससे जब प्रधानमंत्री लौटते हैं तो बहुत कुछ लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वो लेकर आते हैं तो भारत की एक पोजिशनिंग लेकर आते हैं। पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में भारत जिस मजबूती के साथ खड़ा है। बहरहाल, क्योंकि ये ब्रिक्स विजिट जो रही, यहाँ पर चीन के साथ मुलाकात चर्चा का विषय है। और वो एक हिंदी फिल्म का गाना है कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, लेकिन यहाँ पर चुपके चुपके नहीं है, मंच बड़ा है और पूरा पश्चिम इस मंच को देख रहा है। लेकिन कौन कितना करीब आता है, चीन पर कितना विश्वास करना होगा, रूस की क्या भूमिका रहती है और शांति का संदेश प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध के इस दौरान कहां तक जाता है, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन आप द जेसी शो का हिस्सा बने सर, थैंक यू सो मच जेसी शो में इस विश्लेषण के लिए। और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।